Shekhar, so you can see the screen? Yes, sir. Okay. So मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एबीएस की तरफ से। जैसे डॉक्टर शेखर ने बताया कि आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, और ये है कि डेयरी प्रोडक्शन में जेनेटिक्स का या आनुवांशिकी का क्या योगदान होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक बहुत बड़ी शिकायत है किसान भाइयों को, और बहुत पहले हमने एक सर्वे भी किया था, पूरे देश में किया था, जिसमें किसानों ने भाग लिया था अलग अलग राज्यों से। तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत कम से कम डेयरी जो फार्मर्स हैं उन्होंने बताई, वो ये कि पशुपालक ये हमेशा शिकायत करते हैं कि वो अपने पशुओं पर बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जो दूध का उत्पादन है वो उतना नहीं होता जितना कि वो चाहते हैं। इसको इस तरह से समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी पशु की क्षमता 5 लीटर दूध देने की है तो निश्चित रूप से वो क्षमता 5 लीटर ही रहती है, और उत्पादन भी 5 लीटर ही रहता है, भले ही हम उसका कितना बढ़िया मैनेजमेंट करें और कितना भी बढ़िया उसको भोजन खिलाएं। तो ये क्षमता दूध उत्पादन की जो है ये जेनेटिक्स से या आनुवंशिकी से ही क्रिएट होती है, उससे ही पैदा होती है। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दूध उत्पादन में या डेयरी व्यवसाय में जो भी हम टारगेट ले रहे हैं उसमें जेनेटिक्स का या आनुवंशिकी का क्या महत्व है। तो मैं ये प्रेजेंटेशन कई तरीके से और कई उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा, और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस प्रेजेंटेशन के आखिर में आपके जो भी प्रश्न है वो आप टाइप भी कर सकते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से पूछ भी सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी प्रश्नों का जवाब आपको दें। तो जेनेटिक सिलेक्शन या जो पशुओं का चयन है जेनेटिक्स के लिए या आनुवंशिकी के लिए, ये नया नहीं है, बहुत बहुत पुराना है। और हजारों वर्ष पुरानी जो रोम सभ्यता है वहां पर भी, ग्रीक सभ्यता में भी इसके उदाहरण देखने में आते हैं, जब पशुओं को पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया या पशुओं को पहली बार पशुपालन के लिए लोगों ने पालना शुरू किया। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, और ये बहुत हजारों साल से चयन की प्रक्रिया चल रही है। चयन का या जेनेटिक सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमने अपने उद्देश्यों के लिए चयन किया पशुओं का। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 100 पशु थे, तो हमने उनमें से 10 पशु ऐसे छांटे जिनका दूध उत्पादन ज्यादा था। तो चयन की ये प्रक्रिया, सिलेक्शन की ये प्रक्रिया बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन पिछले 50 सालों में, पिछले 50 ईयर्स में इसमें बहुत तेजी देखने में आई है। और इससे भी ज्यादा पिछले 30 वर्षों में तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस आई है, जहां मैं कहता हूं कि पिछले 30 वर्षों में इस दिशा में इतना कार्य हुआ है जितना कि पिछले 500 सालों में भी नहीं हुआ। और अब जो कि हमारे लाइवस्टॉक सेक्टर में या पशुपालन के जो पूरा क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम आ गए हैं, इसीलिए ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट या जेनेटिक सिलेक्शन करना बहुत जरूरी भी हो गया है और बहुत आसान भी हो गया है। तो इसी को हम आगे अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे। जो चयन की प्रक्रिया है, ये अगर आप इतिहास में देखें, भारत में भी देखेंगे, तो सबसे पहले तो ये चयन की प्रक्रिया विजुअल अप्रेजल से शुरू हुई। यानी कि हमने आंखों से किसी पशु को, गाय को, भैंस को देखा, समझा, और फिर अनुमान लगाने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। अब विजुअल अप्रेजल या जो आंखों के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं और अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें दिक्कत यह है कि जो सबसे अच्छा दिखता है हमें हमेशा वही पसंद आता है, लेकिन क्या वो अपने गुण संतान में भी लेके जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ एक प्रतिशत में, यानी कि 10-15% उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और दूसरा है सिलेक्शन ब्रीडिंग गोल के हिसाब से, यानी कि हमने अपना एक गोल चुना कि भैया हमको एक ऐसा पशु चाहिए जिसमें फैट ज्यादा होना चाहिए, ये हमारा एक ब्रीडिंग गोल है, और उसके हिसाब से हमने चयन किया। इसको मैं फिर आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहां पर जो पैरों की स्थिति है और जो अडर की स्थिति है, बाघ की स्थिति है, वो दिखाई गई है। 3 पिक्चर्स में जो शुरुआत में आपको दिखता है, इसमें जो पैरों की स्थिति है वाइड, यानी कि चौड़े पांव, वो सबसे ज्यादा उत्तम है, और वही सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्शन के, यानी कि
धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया जो है म्यूट पे रखेंगे, तभी आपको सुनने में आसानी होगी। तो इसमें जो पैरों की दूरी है सबसे ज्यादा जितनी रहेगी उतना ही बेहतर दुग्ध उत्पादन होगा, क्योंकि इसमें अडर को बढ़ने का स्थान मिलता है, फैलने का स्थान मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन होगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ, ये बहुत सालों से चल रहा है। आप हमारे देश में अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, उत्तर भारत में कई राज्यों में देखेंगे, वहां मान लीजिए किसी भी आदमी को कोई गाय या भैंस खरीदनी है तो वो सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाता है। उनका ये मानना है कि अगर पशु के पैरों के बीच में लोहे की बाल्टी नहीं आ सकती तो वो अच्छा दूध देने वाला नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये विड्थ को ही दर्शाता है, ये पैरों के बीच की दूरी को ही दर्शाता है। यानी कि अगर बाल्टी आ सकती है पैरों के बीच में तो पैरों की दूरी ज्यादा होगी, अडर को फैलने का स्थान ज्यादा मिलेगा और ज्यादा उत्पादन भी ऐसा पशु देगा। तो ये चयन की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा, विजुअल आंख से देखने पर चयन करने की प्रथा बहुत पहले से है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, और ये ऐसा नहीं कि गाय में है, जैसे बकरी में है। बकरी में जो हमारा सिलेक्शन हुआ या चयन होता है, जो लोग करते हैं, उसके लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान में देखिए सबसे पहला गुण ये है कि कुछ नस्ल, कुछ ब्रीड बकरी की ऐसी हैं जो एक बार में 2 बच्चे देती है हमेशा, और कुछ ब्रीड बकरी की ऐसी हैं जो एक बार में एक ही बच्चा देती है। तो निश्चित रूप से ऐसी ब्रीड हमेशा बेहतर होगी जो एक बार में 2 बच्चे दे, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो ब्रीडर का उद्देश्य है बकरी पालन में, वो ये है कि बकरियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो वहां पर उसका ब्रीडिंग का उद्देश्य अलग है और उसी के लिए उसने चयन किया है। इसी के लिए उस्मानाबादी नस्ल है या काली बंगाल नस्ल है, ये बकरियों में इसका चयन किया गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं। भारत में ऐसा बहुत स्थितियों में होता है और हमसे ये बहुत लोग कहते हैं कि साहब जो बुल का सीमन हम दे रहे हैं उसकी फोटो दिखाओ, उसकी पिक्चर दिखाओ। और निश्चित रूप से बुल के आकार के हिसाब से, बुल की शक्ल के हिसाब से, सांड की शक्ल के हिसाब से लोग उसके चयन करने का प्रयास करते हैं। अब क्या बेहतर शक्ल वाला सांड अच्छी आनुवांशिकी का भी होगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि जो शक्ल से अच्छा नहीं दिख रहा है उसके बावजूद वो आनुवंशिकी में या जेनेटिक्स में बहुत अच्छा हो। यानी कि ये एक सिद्धांत नहीं हो सकता कि जो शक्ल से देखने में अच्छा है वो अपनी संतान में दूध उत्पादन के गुण को या फैट के गुण को भी लेके जाएगा। ये केवल एक भ्रम है हमारे दिमाग का, एक सोच है हमारी, जिसमें कामयाबी ब्रीडिंग में हमेशा नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा और क्या क्या चीज चाहिए? इसके अलावा डेफिनेटली डेटा का बड़ा महत्व है। और जो आज की तारीख में चीजें चल रही हैं उसमें एक तो परफॉर्मेंस जो है बच्चों की, यानी कि जो बच्चियां पैदा हुई उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज किया गया, जिसको हम प्रोजेनी टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ जीनोमिक इवैल्यूएशन, यानी कि किसी भी गाय का, किसी भी सांड का डीएनए लेकर उसका पूरा डीएनए मैप बनाया गया और उसके आधार पर यह बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है एडवांस में, जैसे कि हम जनपत्री में बताते हैं कि ये सांड का अगर उपयोग किया जाएगा तो इसकी संतान कैसी आएगी। ये सब जेनेटिक सिलेक्शन के तरीके हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा प्रगति आई है पिछले 25 से 30 वर्षों में। तो ये जो प्रगति है ज्यादातर जीनोमिक सिलेक्शन के माध्यम से ही आई है और ये प्रगति कई गुना अब बढ़ गई है। तो इन सब के बेसिस पे आप ये जान पाए होंगे कि कौन सा बेहतर तरीका है जेनेटिक सिलेक्शन का या आनुवंशिकी को चयन करने का। इस पिक्चर में फिर आप देखेंगे कि जो अलग अलग तरीके हैं उसमें जो छटनी हमने किया, जो सिलेक्शन हमने किया, उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रामाणिकता कितनी कितनी है। एक तो रैंडम कर लिया, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। मान लीजिए जो हमें पसंद आया उसकी छटनी कर ली, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, 0%। विजुअल शक्ल से देख के जो हम करते हैं कि ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, जो अच्छा दिख रहा है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। इसकी समझिए कि एक्यूरेसी या जो प्रामाणिकता है वो केवल 30% है। 30% केसेस में ऐसा होगा कि जो अच्छा दिख रहा है उस सांड के सीमन का हमने उपयोग किया तो उसकी संतान भी वैसे ही दिखेगी। लेकिन 70% केस में ऐसा संभव है कि ऐसा नहीं होगा। फिर आए रिकॉर्ड, जो मैंने अभी बताया कि जो उसकी डॉटर्स की परफॉर्मेंस है
और उसके माँ बाप का रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे हम चयन करते हैं, उसकी प्रामाणिकता कुछ हद तक है। उसके बाद जो प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं, उसकी प्रामाणिकता काफी ज्यादा है और ये 90% से लेके 99% तक है। और उसी के साथ साथ जीनोमिक टेस्टिंग, इसकी प्रामाणिकता भी 90% से लेकर 99% तक है। अब जैसे जैसे जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, भारत में भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी प्रामाणिकता भी बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे जो चयन है, चाहे वो गाय का हो और चाहे वो सांड का हो, वो भी आसान होता जा रहा है। तो पशुपालन में क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम सुधार ला सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से ये जैसे जैसे चीजें हिंदुस्तान में बढ़ेंगी वैसे वैसे आप इनका उपयोग जरूर करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान, इसका उपयोग काफी हो रहा है हिंदुस्तान में और इसी की वजह से हमको देखने को मिल रहा है कि अभी ब्रीड इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है और हिंदुस्तान दूध उत्पादन में नंबर 1 है। उसके साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण, फिर उसके बाद सेक्स सीमन आया जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चियां हो रही हैं। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भ्रूण प्रत्यारोपण का ही एक एडवांस्ड रूप है जिसमें भ्रूण के स्थान पर oocyte निकाले जाते हैं। जीन एडिटिंग बहुत काम हो रहा है, इसमें ऐसे काम हो रहा है कि अलग अलग बीमारियों से रहित पशु तैयार किए जा रहे हैं कि साहब ऐसा पशु तैयार किया गया जिसमें एक विशेष बीमारी नहीं होगी और कभी नहीं होगी, उसकी संतान में भी नहीं होगी। क्लोनिंग, एक ही तरह के दो एनिमल, तीन एनिमल तैयार किए गए, ये ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है लेकिन बाकी देशों में ऐसा किया जा रहा है। बायो इंजीनियरिंग, इसका भी बहुत बड़ा तरीका है जो अनुवांशिक सुधार में हम सबको करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे पास सुधार के यंत्र बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक और भी चीज है कि ये तकनीक थोड़ी महंगी है। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ेगा इनकी कीमत निश्चित रूप से कम होती जाएगी, लेकिन अगर किसान इन तकनीकों को उपयोग करने के लिए तैयार है तो उसको ये समझना चाहिए कि इन सब के आधार में बढ़िया आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक सिलेक्शन है। हम महंगी तकनीक का उपयोग ऐसे पशु में बिल्कुल नहीं करना चाहते जिसका उत्पादन पहले से ही कम है। मान लीजिए हम भ्रूण प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं या आईवीएफ कराना चाहते हैं किसी गाय में, तो एक गाय अगर 1000 लीटर दूध दे रही है तो उसमें भ्रूण प्रत्यारोपण कराने का कोई लाभ नहीं है। मैं ऐसी गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण हमेशा कराना चाहूंगा जो 10,000 किलो दूध देती है, क्योंकि मैं ऐसी गाय की ही संख्या बढ़ाना चाहता हूं। मैं क्यों ऐसी गाय की संख्या बढ़ाऊं जिसका दूध उत्पादन कम है, जिसकी आनुवंशिकता अच्छी नहीं है? तो इन सभी जितने भी यंत्र हैं, जितने भी तरीके हैं पशुपालन में हमारे पास, उन सभी का आधार नस्ल सुधार या जेनेटिक सिलेक्शन ही है। अगर हम बेहतर नस्ल नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर इन्हीं सब विधियों का कोई उपयोग भी संभव नहीं होगा या बेहतर नहीं होगा। और ये क्योंकि सारी चीजें किसान को होने वाले फायदे पर आधारित हैं, तो किसान को भी इससे फायदा नहीं होगा। तो ये एक टाइमलाइन है, जैसा आप काफी लोग जानते भी होंगे। हमने कृत्रिम गर्भाधान अब हमको शुरू किए हुए करीब करीब 70 वर्ष हो चुके हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण 70 और 80 के दशक में शुरू हुआ, आईवीएफ 90 के दशक में शुरू हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में तो नहीं लेकिन क्लोनिंग लगभग लेट 90s में हुआ। सेक्स सीमन शुरू हुआ 2000 के बाद और फिर जीनोमिक इवैल्यूएशन प्रारंभ हुए पूरी दुनिया में 2009 में। जैसे जैसे ये क्रमिक विधियाएं आती गईं वैसे वैसे दूध उत्पादन भी बढ़ता गया। जिन लोगों ने इन विधियाओं का उपयोग किया वो जानते होंगे कि इन सभी विधियाओं के उपयोग से धीरे धीरे पशुपालक का दूध उत्पादन बढ़ा और उसका फायदा भी बढ़ता गया। ये एक इतिहास है कि कैसे हमने अलग अलग आनुवंशिकी के क्षेत्र में काम किया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में इस पे काम किया और आज की तारीख में हम वहां पहुंचे जहां भी हम बेहतर से बेहतर पशु तैयार कर सकते हैं आनुवंशिकी के माध्यम से। 1953 में सबसे पहले डीएनए का क्रैक किया था वाटसन एंड क्रिक में। उसके बाद उसकी सीक्वेंस हुई, एक ह्यूमन जीनोम, आदमी के जीनोम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1990 में और पहली जो इसकी ड्राफ्ट सीक्वेंस आई ये 2001 में आई।
तो ये धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि गाय में ही किया गया, ये अलग अलग पशुओं में, इवन आदमी में भी आनुवांशिक सुधार की तरफ ये चीजें बढ़ी। और आदमी में जैसे इसका बहुत बड़ा एक योगदान ये है कि अब ऐसी बीमारियां जो आनुवांशिक हैं, जो बच्चे में जन्म से होती हैं, उनके इलाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी। जैसा कि आप जानते होंगे, हर एक जो रिसर्च है वो पहले चूहे में की जाती है, तो 2002 में उसका जीनोम सीक्वेंस किया गया, 2004 में मुर्गी में किया गया, 2005 में कुत्ते में किया गया, और 2009 ये क्रांतिकारी वर्ष हुआ डेयरी के लिहाज से, क्योंकि इस वर्ष घोड़े का भी किया गया और गाय का भी जो डीएनए सीक्वेंस है या जो जीनोम सीक्वेंस है वो पहली बार डिकोड कर दिया गया। तो 2009 बहुत बड़ा एक वर्ष रहा पशुपालन के दृष्टिकोण से, जिसने जेनेटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 2010 में इसी जीनोम सीक्वेंस के आधार पर गाय के लिए सबसे पहले एक चिप लागू इजाद की गई, डिस्कवर की गई, और उसके बाद लगातार इसमें क्रमिक रूप से इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। और इसी के फलस्वरूप 2013 में भी सबसे पहला जीनोमिक बुल हिंदुस्तान में, भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी कई संतान हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभी कई सारे पशुपालकों के पास पूरे भारतवर्ष में है। इससे पहले, जीनोमिक से पहले एक मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करते थे, जहां एक एक मार्कर, एक एक चीज के लिए, जैसे हम कहते हैं डीएनए में एक एक मार्कर निहित था। जैसे हम कहें कि दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन में कई सारी जीन उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे हम कहें फैट के लिए कई सारी जीन जिम्मेदार हैं। जैसा हम कहें प्रोटीन, उसके लिए बहुत सारी जीन जिम्मेदार हैं। तो उन सभी जीनों को अलग अलग रख के देखा जाता था पहले, जिसको हम कहते थे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। लेकिन फिर इन सभी को मिला के जीनोमिक सिलेक्शन की अवधारणा तैयार की गई, और जैसे मैंने बताया 2009 में ये लॉन्च किया गया। इससे ये आसानी हो गई पशुपालक को कि वो सभी गुण को साथ में रख के एक बुल का या एक गाय का चयन कर सके। और ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था 2009 में। जैसे मैंने बताया, इसने डेयरी व्यवसाय को पूरे दुनिया में चेंज किया। तो मार्कर, जैसा मैंने भी बताया, ये डीएनए का एक टुकड़ा है जो कि एक विशेष रूप के ट्रेट को या एक गुण को कंट्रोल करता है। तो इन्हीं मार्कर का जीनोमिक साइंस से पहले अलग अलग रूप से चयन किया जाता था, लेकिन जीनोमिक्स ने क्या किया कि इन सभी मार्कर को इकट्ठा करके एक ऐसा तरीका किसान को दिया कि वो सभी अपने एक गाय को या एक सांड को सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए उसको सिलेक्शन कर सकें, उसका चयन कर सकें। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, अगर आप देखेंगे तो नीचे ये साल दिए हैं 2000 से लेके 2015 तक, और 2009 जहां पर ये लाल रंग की बार्स खत्म होती हैं, 2009 में जीनोमिक साइंस आई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो पशु से वृद्धि हुई हर एक वर्ष, वो बहुत ज्यादा एकदम एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ गई। और इसी का कारण है कि आज पशुपालन जो है उस स्थिति में पहुंचा है जहां पर बहुत कम पशुओं से अधिक दूध किसान भाई ले पा रहे। अगर ये न हुआ होता और हम उसी तरीके से चयन कर रहे होते पशुओं का जैसे हम पहले करते थे, जैसे मैंने बताया विजुअल, आंख से देख के, तो हमको ये समझना होगा कि लगभग 2015 में जो टॉप क्लास दुधारू पशु थे पूरे दुनिया में, वो करीब 93 लाख थे। 93 लाख, 93 लाख पशु थे 2015 में, जो हम कहते हैं कि उच्च स्तर के दुधारू पशु, ये समझिए कि 8000 किलो से ऊपर के। अगर ये न हुआ होता, तकनीक न आई होती, तो उतना ही दूध उत्पादन करने के लिए 93 लाख की जगह 3 करोड़ गाय चाहिए होती। तो आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ गायों से उतनी ही मात्रा में दूध पैदा होता जितना कि केवल 93 लाख गायों से हुआ। तो इसके लिए अगर इतनी सारी गाय रखनी होती तो बहुत ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती उनको खिलाने पिलाने के लिए। और इसमें एक बचत हुई 76% की, 76% की बचत समझिए इन विधियों से हुई। जैसे हम दूध उत्पादन की बात करते हैं, तो पहले के जो भी हमारे पास यंत्र थे उसमें केवल 0.5% ही हम एक्यूरेसी होती थी दूध उत्पादन के लिए। लेकिन जीनोमिक्स आने के बाद दूध उत्पादन के लिए जो एक्यूरेसी है वो बढ़कर 0.51 से 0.86 हो गई।
और धीरे धीरे, ये भी 2015-16 का डेटा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जीनोमिक पशुओं की संख्या, वैसे वैसे ये एक्यूरेसी और बढ़ती जा रही है। इसके बाद और फिर दोबारा और सुधार होते रहे, अलग अलग पशुओं में और काम होता रहा। 2013 में गोट या बकरी का जीनोम सीक्वेंस हुआ, उसके बाद भेड़ का जीनोम सीक्वेंस हुआ 2014 में, 2015 में इसमें और कुछ गुण इंक्लूड किए गए, और 2018 में फिर इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें बीमारियों के लिए कई सारे इंडेक्स इसमें शामिल किए गए। और ये बीमारियों के जो इंडेक्स शामिल किए गए, ये पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी जो जीनोमिक बुल हैं उनमें भी एबीएस के ये बुलों में, सांडों में ये गुण शामिल किए गए। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि बहुत सारे पशुपालक बहुत सारी बीमारियों के कारण परेशान रहते हैं, तो जेनेटिक्स का ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम ऐसी पशुओं का, ऐसी गाय का और ऐसे सांड का चयन कर सकते हैं जिनके माध्यम से कुछ विशेष तरह की बीमारियों में बहुत कमी लाई जा सकती है। और उसके बाद जो आखिर में लिखा है, जो 2020 में आप देख रहे हैं, तो इस पे काम अभी जारी है, और ये एक इंडेक्स है हीट टॉलरेंस के लिए, गर्मी से पशु के लड़ने की क्षमता के लिए। ये भारत के लिए फिर बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे काम अभी जारी है, और आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं डेयरी व्यवसाय के लिए। तो ये एक जनरल आप आइडिया देख रहे हैं कि कैसे जो सांड हम छांटते हैं नेट मेरिट के आधार पर, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें दूध, फैट, प्रोटीन, सोमैटिक सेल स्कोर, प्रोडक्टिव लाइफ और बहुत सारे इंडेक्सेस का अलग अलग योगदान है। लेकिन ये सब हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम करें, इसी के लिए एक लोकल इंडेक्स भी पहली बार बनाया गया। 2018 में हमने ये बनाया इंडियन डेयरी इंडेक्स, 2017 में सॉरी बनाया इंडियन डेयरी इंडेक्स। इंडियन डेयरी इंडेक्स भारतीय किसानों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पे, उन ट्रेड्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप देख रहे हैं डीपीआर, सीसीआर, एचसीआर, ये सब फर्टिलिटी के ट्रेड्स हैं, यानी कैसे गायों को ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट किया जा सके। फर्टिलिटी की ट्रेड हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी ज्यादा वेटेज दी गई। काविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी गाय बच्चा दे तो उसमें डिस्ट्रोफिया होने की संभावना कम से कम रहे, और इसी के लिए काविंग ईज बहुत बड़े रूप में इन्वॉल्व किया गया। प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ फिर एक बहुत बड़ा ट्रेट है, जिसमें कि जो गाय औसत 300 दिन तक दूध देती है, तो प्रोडक्टिव लाइफ वो तरीका है जिससे कि गाय के इस दुग्ध काल को 300 दिन से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आज ऐसे ऐसे बुल उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अगर किसान भाई अपनी गायों में करें तो जो संतान पैदा होगी उसका दुग्ध काल 300 के स्थान पर 350 दिन या उससे भी ज्यादा तक हो सकता है। तो ये प्रोडक्टिव लाइफ की बहुत बड़ी महत्व है, हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक साल में एक बच्चा नहीं ले पाते। तो बजाय इसके कि गाय खाली खड़ी रहे, ड्राई खड़ी रहे, बिना दूध के खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है कि दुग्ध काल किसी भी तरीके से उसका बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्टिव लाइफ का महत्व यहां पर आता है। सोमैटिक सेल स्कोर, ये मैस्टाइटिस या थनैला का इंडेक्स है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसका भी वेटेज काफी बढ़ाया गया। फिर जो मैंने बीमारियों के लिए चर्चा की गई, तो ये बीमारी ऐसी सभी बीमारियां हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव तब होता है जब कोई गाय बच्चा देती है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन डिजीजेस। और इसमें मैस्टाइटिस या थनैला, मेट्राइटिस यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन, एबोमिज्म का डिस्प्लेसमेंट, रिटेन प्लेसेंटा यानी कि जेर का रुक जाना, कीटोसिस, कीटोसिस और एक मेटाबॉलिक डिजीज है, और मिल्क फीवर जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, कैल्शियम की कमी। इन सभी बीमारियों का एक आनुवांशिक रिलेशन है, एक आनुवांशिक कनेक्शन है। तो अगर हम सही सांड का चयन करें तो निश्चित रूप से इन बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। और वही बात मैंने आपको भी बताई थी कि 2018 में इन सभी ट्रेड्स का इंटीग्रेशन भी आनुवांशिक मॉडल्स में और जीनोमिक्स में किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और जिसका भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसे बताया मैंने, इंडिया डेयरी इंडेक्स पूर्णतया भारतीय इंडेक्स है। अभी जो भी पशु आप देखते होंगे या जिनके इंडेक्स आप देखते होंगे अलग अलग वेबसाइट पे, वो बहुत सारे देशों के अलग अलग इंडेक्स हैं और वो अलग अलग देशों को फेवर करते हैं।
डेफिनेटली जो इंडेक्स अमेरिका का है वो अमेरिका के पशुओं के लिए बनाया गया है, वहाँ की चीज़ों को ध्यान में रख के बताया गया है। जैसे कि मैं एक ही उदाहरण इसमें देता हूँ कि विदेशों के जो इंडेक्स हैं वो प्रोटीन पर बहुत ज़्यादा आधारित हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। हिंदुस्तान में क्योंकि हम चीज़ नहीं बनाते, इसलिए प्रोटीन का ज़्यादा वेटेज यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा महत्व दूध का है और फैट का है, क्योंकि प्रोटीन से ज़्यादा यहाँ के किसान को जो दूध की कीमत है वो फैट के माध्यम से मिलती है। इसीलिए एक लोकल इंडेक्स बनाना बहुत आवश्यक था, और उसी के लिए ये इंडिया डेयरी इंडेक्स भी बनाया गया। अब जैसे ये एक बुल का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया डेयरी इंडेक्स, इसकी वैल्यू दिखाई गई है 5883। तो ये एक इकोनॉमिक इंडेक्स है। इकोनॉमिक इंडेक्स इस तरीके से है कि अगर इसको 10 से गुणा किया जाए तो आएगा 58,830। तो 58,830 रुपए हैं जो किसान को लाभ होगा इस बुल का सीमन अपनी गाय में लगाने से। यानी इस बुल का सीमन जब अपनी गाय में लगाएगा तो जो संतान प्राप्त होगी उसमें उत्पादन के दृष्टिकोण से इतना सुधार आएगा कि कम से कम न्यूनतम 58,830 रुपए का किसान को फायदा होगा। इसीलिए ये अब किसान को, जैसे आप देख रहे हैं इसमें नीचे बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं, ऊपर भी बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं। तो इन गुणों को अलग अलग देखने की बजाय केवल एक डेटा अगर देखें, इंडिया डेयरी इंडेक्स 5883 गुणा 10, इसका मतलब 58,830। तो इन सबको मिला के ही इंडिया डेयरी इंडेक्स बनाया गया, और उसी के अनुरूप किसान ये गणना कर सकता है, ये जान सकता है कि कौन सा बुल बेहतर है और कौन सा बुल उससे थोड़ा नीचे है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये बीमारियों का इंटीग्रेशन इसमें किया गया, और ये बीमारियां हिंदुस्तान में ही और पूरे विश्व में किसानों को जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं वो बीमारियां हैं जो ट्रांजिशन डिजीजेस बोलते हैं। ट्रांजिशन डिजीज वो हैं जो बच्चा देने के तुरंत बाद गाय में देखी जाती हैं, और इन ट्रांजिशन डिजीजेस की वजह से ही ये पाया गया है कि किसान को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं बीमारियों की वजह से हो सकता है। अच्छा, बीमारी तो एक चीज है, दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये कि अगर ट्रांजिशन पीरियड में, यानी कि बच्चा देने के तुरंत बाद इनमें से कोई भी बीमारी हुई तो दूध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा कमी आती है, और दूध उत्पादन में आने वाली कमी की वजह से ये नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन राइट की जो बीमारियां हैं इन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें जो हम मतलब बच्चा देने के समय इन बीमारियों का सही निदान करना बहुत जरूरी है, और इनकी रोकथाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया, ये सारी बीमारियां यहाँ पर ली हुई हैं। इसमें थनैला या मैस्टाइटिस बहुत महत्वपूर्ण है, मेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी में होने वाले इन्फेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म, एबोमिज्म जो खिसक जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कीटोसिस बहुत महत्वपूर्ण है, और मिल्क फीवर यानी कि हाइपोकैल्सीमिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से इन बीमारियों का जो आनुवांशिक प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है सही सांड का चयन करके। ये पाया गया है कि किसान लगभग 10% तक पशुओं का नुकसान उसको हो सकता है। जब हम पशुओं का नुकसान कहते हैं तो इसमें पैदा होने वाले बच्चे का भी नुकसान हो सकता है और गाय का भी नुकसान हो सकता है, और जो प्रोडक्शन का नुकसान है इन ट्रांजिशन बीमारियों की वजह से वो 25% तक प्रोडक्शन का नुकसान भी हो सकता है। यानी कि अगर उसने एक ब्यात में 300 दिन में गाय ने मान लीजिए 5000 किलो दूध देना था, तो ये मान के चल लीजिए कि 1250 किलो का नुकसान इमीडिएटली इनमें से किसी भी बीमारी की वजह से किसान को उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनका निदान करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, इसके बाद ये बीमारियों की बात हो गई, अब हीट टॉलरेंस पे कैसे काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये कैसे किसानों की मदद करेगा। अभी ये आया नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन इसकी कोशिश जारी है, हम इस पे काफी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें जो अभी मौसम चल रहा है, जिसमें तेज गर्मी और नमी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें जानवर लगातार हाँफता रहता है, ऐसे समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें पशुओं को होती हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से भी होती हैं, जहां पर कि दूध उत्पादन कम हो जाता है, और उसके साथ साथ प्रजनन के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, जहां पर पशु को इस समय प्रेग्नेंट करना बहुत बहुत मुश्किल है। और ये समझ लीजिए कि जून से लगा के और अब तक सितंबर तक ये मौसम जो है
ये कहीं ना कहीं डेयरी पशुपालकों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। पशु सबसे आदर्श मतलब स्थिति में रहता है जबकि एनवायरमेंट टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही तापमान आगे बढ़ता है वैसे ही पशु हीट स्ट्रेस महसूस करने लगता है, तेजी से हाँफने लगता है। ऐसे समय में एक तो नुकसान ये है कि जो ड्राई मैटर इनटेक है, यानी कि जो भोजन उसका खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इससे सबसे पहले तो ये होगा कि जब खाएगा कम तो दूध उत्पादन कम हो जाएगा। फर्टिलिटी यानी कि जो उसकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और दूसरी कई बीमारियां भी इसके माध्यम से पशु को ग्रसित कर सकती हैं। ये भी यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि गर्मी अकेला उतना नुकसान नहीं करती जितना ज्यादा गर्मी और ज्यादा नमी या ह्यूमिडिटी नुकसान करती है। इसमें जो भी इलाके पीले रंग से नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप ये समझ के चलिए कि पशु बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स ये बता देता है कि ये स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू 68 इस मॉडल के नाम से नापी गई है 68 के ऊपर जैसे ही वैल्यू ये आती है नमी और तापमान के योग से, तो ये समझिए कि पशु अब हीट स्ट्रेस में है, और हीट स्ट्रेस में आया पशु निश्चित रूप से उत्पादन में भी बहुत कमी उसमें आती है, और उसमें आनुवंशिकी में यानी कि प्रेग्नेंट होने की भी क्षमता में बहुत ज्यादा कमी आती है। ये एक उदाहरण दूसरा दिया गया है यहाँ पर। इसमें बताया कि जैसे कोई एक आदमी है, तो आदमी बिल्कुल अगर स्थिर स्थिति में है, मान लीजिए बैठा हुआ है कुर्सी पर, तो उसके शरीर से लगभग 100 वॉट के बल्ब के बराबर ऊर्जा निकलती है, क्योंकि निश्चित रूप से मेटाबॉलिज्म होता है तो ऊर्जा निकलती रहती है। ऐसे ही पशु, क्योंकि उसका शारीरिक भार ज्यादा है और उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो ये मान के चल लीजिए कि अगर एक 700 किलो की एचएफ गाय है तो वो लगभग 9 बल्ब के बराबर, जो 100 वाट के 9 बल्ब हैं उनके बराबर ऊर्जा बाहर निकालती रहती है। तो इतनी ऊर्जा को बाहर जब पशु निकालना चाहता है और बाहर का तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, तो इसमें उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम बहुत सारी तरकीबें अपनाते हैं और पशुओं को अलग अलग तरीके से ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। पंखे लगाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं, पानी का भी छिड़काव करते हैं, और ये सब चीजें हम करते हैं। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे बढ़िया एक ये भी है कि हम आनुवंशिकी या ब्रीडिंग के महत्व से ऐसे पशुओं का चयन करें जो कि दूसरे गायों की तुलना में ज्यादा थर्मोटॉलरेंट है। और निश्चित रूप से ऐसा होता है। आपकी खुद की गौशाला में आप देखेंगे कि अगर आपके पास कई सारे पशु हैं तो उनमें से कुछ पर गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और कुछ पर कम प्रभाव होता है, जबकि स्थितियां वही हैं, यानी कि टेम्परेचर वही है, ह्यूमिडिटी वही है, सब पशुओं के लिए बराबर है। लेकिन कुछ पशु उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ पशु उससे कम प्रभावित होते हैं। तो इस इंडेक्स का महत्व यही है कि ऐसे पशुओं को ब्रीड किया जाए और ऐसे सांड से या ऐसे सीमन से ब्रीड किया जाए जिसमें हीट टॉलरेंस की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो, ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी हो, ताकि आने वाली नस्लों में हीट टॉलरेंस को बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए वातावरण नहीं बदलने वाला, वातावरण तो वैसे ही रहेगा और साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। तो अब हमको ऐसे पशु ब्रीड करने की जरूरत है जो ज्यादा से ज्यादा हीट टॉलरेंट हो। इसमें ये उदाहरण दिया गया है कि कैसे जो है परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है। पहले ग्राफ में आप देखेंगे कि जैसे जैसे नमी और टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग गाय, काऊ 1, 2 और 3 में उनके जो उत्पादन में कमी आती है, उनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, वो अलग अलग आती है। तो सारे पशु एक जैसे नहीं होते। दूसरा, कुछ पशु में, ये दूसरे ग्राफ में दिखाया गया कि जो परफॉर्मेंस में कमी है वो कुछ पशु में जल्दी आ जाती है और कुछ पशु में देरी में आती है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पशु तो ऐसे हैं जो सुबह होते ही हाँफना शुरू कर दिया, 8 बजे ही सुबह हाँफना शुरू कर दिया, जबकि गर्मी सुबह कम थी। लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो कि दिन में 2 या 3 बजे हाँफना प्रारंभ करते हैं, जबकि स्थितियां सब पशुओं के लिए एक थी। फिर उसका दूसरा उदाहरण यह है कि कुछ पशु मान लीजिए मई से ही हाँफना शुरू कर दिया, जबकि अभी नमी कम है। जबकि कुछ पशु ऐसे हैं जबकि मानसून आया उसने तब हाँफना शुरू किया। तो इसका मतलब अलग अलग पशुओं में आनुवांशिक दृष्टिकोण से गर्मी को और नमी को सहने की क्षमता अलग अलग है। और ये इंडेक्स जो है इसका उद्देश्य यही है कि ऐसे पशुओं का चयन किया जाए जिसमें
परफॉर्मेंस कम होने की दर कम हो, यानी कि जो उसका दूध उत्पादन कम होता है उसको जो है वो मेंटेन कर सके और दूध उत्पादन में इनकी वजह से बहुत कम से कम कमी हो, और उसके बाद जो उसके खाने की दर है उसमें भी कम से कम कमी हो। तो इन दोनों विद्याओं का उपयोग करके एक इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये किसी भी बुल का इंडेक्स ऐसे दिखता है। इसमें जहां मैंने ये लाल रंग से गोला किया है, हीट टॉलरेंस का इंडेक्स बहुत जल्द इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, और उसके बाद आप ऐसे भी पशुओं का चयन कर पाएंगे जो कि हीट टॉलरेंट हो। तो ये बहुत मदद करेगा किसानों को ऐसे सांड का चयन करने में, ऐसा सीवन चयन करने में, जिससे ऐसी बछिया पैदा हो जो औरों की तुलना में ज्यादा हीट टॉलरेंट हो, या गर्मी और नमी को सहने की क्षमता जिनमें ज्यादा से ज्यादा हो। ये परसेंटेज के हिसाब से हीट टॉलरेंस दिखाया जाएगा ट्रेड्स में विद अ बेस वैल्यू ऑफ 100, यानी कि 100 की बेस वैल्यू। इसका मतलब यह है कि अगर आपको वैल्यू 105 दिखती है तो जो पशु है वो 5% ज्यादा टॉलरेंट होगा एवरेज पॉपुलेशन की तुलना में। इसकी रिलायबिलिटी ट्रेड की लगभग 38% आंकी गई है, जो लगभग नॉर्मल है, और हेरिटेबिलिटी लगभग 12% है, जो कि हेल्थ ट्रेड्स और फर्टिलिटी ट्रेड से ज्यादा है। तो निश्चित रूप से इस ट्रेड को इनकॉर्पोरेट करना मेरे ख्याल से भारतीय दृष्टिकोण में, और ऐसे सभी क्षेत्रों में भारत में जहां पे ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा नमी होती है, वहां के पशुपालकों को बहुत ज्यादा लाभ भविष्य में ये ट्रेड देगा। तो कुल मिला के जो भी चीजें अब इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताई, उसमें हमारे को क्या क्या संदेश है। एक तो यह है कि जो ब्रीडिंग गोल है उसके हिसाब से जो भी तरीके आपके पास उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग आपको करना चाहिए, और ब्रीडिंग गोल के हिसाब से ही सिलेक्शन करना चाहिए। आज के हिसाब से बहुत पॉसिबल है कि अगर आपको फैट ज़्यादा चाहिए तो आप केवल फैट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 300 दिन भी आपके यहाँ मान लीजिए गाय दूध नहीं देती, मान लीजिए 250 दिन में ही उसका दूध सूख जाता है, तो फिर आपको ऐसे बुल का चयन करना चाहिए जिसकी प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा हो। और ऐसा बिल्कुल संभव है, आपके पास डेटा है, आप डेटा देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ वाले बुल का चयन कर सकते हैं और उसी के हिसाब से बेहतर रूप से ब्रीड कर सकते हैं। अपीयरेंस से ब्रीड मत करिए, मतलब खाली शक्ल पे, बुल की शक्ल पे मत जाइए। उसके गुण जो दिए गए हैं उनको जरूर आप अपने जो डिसीजन आप लेते हैं, जो निर्णय आप लेते हैं सांड के चयन में, उसमें जरूर अपनाएं। वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। खाली बुल की शक्ल देख के अगर आप उसका चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। जीनोमिक वैल्यू सबसे आदर्श है आज की तारीख में। जो जीनोमिक वैल्यू के बेसिस पे और आईडीआई के बेसिस पे, इंडिया डेयरी इंडेक्स के बेसिस पे आप के माध्यम से चयन करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और भारत के दृष्टिकोण से एक और चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, सस्टेनेबल एनिमल हमको चाहिए, यानी कि हमको ऐसा पशु चाहिए जो 1 या 2 ब्याह तक ज्यादा दूध दे के खत्म ना हो जाए। ऐसा जानवर चाहिए जो 6, 7, 8 ब्याह तक लगातार कंसिस्टेंट निश्चित रूप से दूध देता रहे और जिसमें समस्याएं कम से कम हों। इसका तभी होगा जब हम दूध को एक लेवल तक चयन करके उसके बाद और गुणों पे भी बहुत ध्यान देंगे, यानी कि जो डिजीज रेजिस्टेंस की बात मैंने बताई उस पर आप ध्यान देंगे, प्रोडक्टिव लाइफ की बात बताई उस पर ध्यान देंगे, सोमेटिक सेल स्कोर की बात बताई उस पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से एक लंबा चलने वाला पशु या लंबी चलने वाली गाय ही आप ब्रीड कर पाएंगे हमेशा। तो ये मेरे को इतनी ही बात आपसे कहनी थी, और मेरा अनुरोध है कि अब जो भी प्रश्न आपके हों कृपया आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करके पूछिए। Hi, Mr. Gupta. This is Mohammad Asadullah Khan. Sir. And actually, I'm in a COVID ward at the moment, but I really thought I had the time to join your webinar. Definitely, it's an awesome experience out here. Can you hear me? Yes, sir. Of course, I can hear you. But, this really is very. Actually, I've joined in for the first time, so I don't know much about it. But the information that you've given is really very, very, very informative. And I hope I've even sent email to Vishal,
and I thought that there was some sort of a dairy initiative that you all were taking in Eastern UP. So if you could throw some light on that particular project, if you have any insights, or if you don't have it ready now, you can send it to me by email. Vishal has my email address as well. Yes, sir, we will do that. You know, the entire program is based out of, you know, 2-3 things. One is I have already shared with you that it is in terms of genetic improvement. And when we say genetic improvement, it is just not restricted only to cows, but it is also definitely very, very much now spread out to buffaloes. And I would just like to give you a very small example as to how we are working. You know, when I was telling about the genomic, you know, timeline, this is a fact that still buffalo genome has not been decoded. So we are already working on that. That is one of the initiatives. Number two is in buffalo, there are two major issues which we have been working on for the past several years. One is we call it as apoptosis, wherein the lactation length in buffalo is less as compared to cows. So some of the buffaloes dry up in 200 days, some of the buffaloes dry up in 220 days, which is a big issue for the farmer. And number two is that there is a problem with the milk let down in buffalo. That without the calf, it is very difficult to take milk out of buffaloes. So what we have done over the past several years is that we have selected buffaloes for both these traits. So we have selected buffaloes who complete their lactation, number one, and we have selected buffaloes in which there is minimal problem of milk let down. And then the male calves born out of such buffaloes have been inducted into semen production. So both these things put together now give us a unique advantage of actually breeding buffaloes which are completing the lactation period and which are easy on milk let down. So this is something which we are now taking to the farmers. सर ये जानकारी अगर आप हिंदी में दे दें तो हमें ज्यादा पता चलेगा। जी सर, ये भी सर मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। भैंसों में जैसा ये कई लोगों को लगता है कि ज्यादा काम केवल गाय में ही किया जा रहा है और ज्यादा काम केवल एचएफ और जर्सी में ही किया गया है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि भैंसों में किस तरह से ये काम किया गया है। भैंसों में ये देखा हमने और बहुत सालों से इससे हम काफी परेशान रहे कि किसान को दो समस्या बहुत बड़ी होती हैं। एक तो ये कि भैंस दूध जल्दी सुखा देती है, जैसे गाय में 300 दिन का होता है, ऐसे ही भैंस में पता चला 200 दिन में ही दूध सूख गया या 220 दिन में ही दूध सूख गया, तो ये एक तो दिक्कत है। और दूसरा, भैंस दूध छोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम करती है, यानी कि बच्चा अगर नहीं है तो दूध छोड़ने में, मिल्क लेट डाउन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सर पिछले कई सालों से, और मैं कहूँ लगभग 10-12 साल हो गए हमको ब्रीड करते हुए, तो मान लीजिए जो भी भैंस हमारे पास थी अपने फार्म में, हमने ऐसी भैंसों का चयन किया जिनमें दूध काल ज्यादा है, यानी कि दिन में दूध काल 270 या उससे ज्यादा दिन का है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसी भैंसों का चयन किया जिसमें मिल्क लेट डाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो दूध आसानी से छोड़ देती हैं। फिर इन भैंसों के जो कटड़े आए, इनके जो ब्रीडिंग के बाद कटड़े आए, उन्हीं को सीमन प्रोडक्शन में उपयोग करना शुरू किया, यानी कि उनका सीमन प्रोडक्शन भी शुरू किया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा हर्ड ऐसा बनाया जो इन दो गुणों के लिए बढ़िया से बढ़िया भैंस तैयार है। डॉक्टर गुप्ता, क्या आप बता सकेंगे? हेलो डॉक्टर गुप्ता। सर बोलिए। हाँ, क्या जो आपका जो सीमेन का स्ट्रॉ होता है उस पर आप आईटीआई वैल्यू या जेनेटिक वैल्यू कब से लिखना शुरू करेंगे? सर देखिए, जो स्ट्रॉ पे जो जानकारी लिखी गई है उसके लिए भारत सरकार के मानक निर्धारित हैं। भारत सरकार का जो अभी पशुपालन मंत्रालय है वो निर्धारित बताता है, और वो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, वो बताते हैं कि इस पे क्या क्या जानकारी लिखनी है। तो वो ये बताते हैं कि साहब इसमें बुल का नाम लिखना है, ब्रीड लिखनी है, नंबर लिखना है, उसकी माँ का दूध लिखना है, डैम सीड जिसको बोलते हैं, मतलब माँ का दूध लिखना है, ये वो बताते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो उसमें परिवर्तन करेंगे और ये कहेंगे कि अब ये लिखना शुरू कर दीजिए, तो उसको बिल्कुल लिखा जा पाएगा। लेकिन अभी क्योंकि जो उनके नियम निर्धारित हैं उसी के हिसाब से लिखना होता है, लेकिन वो जानकारी जो उसकी पेडिग्री है उसमें जरूर निश्चित रूप से उपलब्ध है। हेलो जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो हमारा A2 मिल्क का भी जो हमारे यहाँ पर चल रहा है इंडिया में, क्या ये इंटरनेशनली है या सिर्फ इंडिया में है अभी ये?
नहीं सर, ये देखिए पूरी दुनिया में है, लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि लगभग दुनिया में जितने भी पशु हैं, जिस भी नस्ल के पशु हैं, उनमें लगभग आधे A1 है, आधे A2 है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर देसी नस्ल है उसमें भी कुछ आपको A1 मिल जाएंगे। भैंस सारी A2 होती है, ये बिल्कुल सही है कि भैंस सारी A2 होती है, लेकिन देसी नस्लों में भी कुछ आपको A1 मिल जाएंगे, ज्यादातर आपको A2 मिलेंगे। और जो HF और जर्सी है उसमें भी आधे A1 मिलेंगे, आधे A2 मिलेंगे। ये एक ब्लड ग्रुप की तरह है सर। जैसे कह रहे, हाँ, पहले एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये ब्लड ग्रुप की तरह है। अगर माँ और बाप यानी कि सांड और गाय दोनों A2 है तो संतान निश्चित रूप से A2 आएगी। अगर सांड और जो गाय है वो A1 है तो संतान निश्चित रूप से A1 आएगी। जी, जैसे सर हमारे इंडिया में सर इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है A2 मिल्क की, जैसे सर तो इंटरनेशनल इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या सिर्फ इंडिया में ही है? नहीं, इंटरनेशनल भी सर देखिए A2 का इम्पैक्ट वैसा ही है जैसा सब जगह है, लेकिन इसको हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब ये A2 नहीं था, मान लीजिए 10 साल पहले इसका ज्ञान नहीं था, तभी भी पूरी दुनिया दूध पी रही थी, और आज की तारीख में भी पूरी दुनिया उन्हीं सब नस्लों का दूध पी रही है। तो ये तो जब जैसे जैसे जानकारी आती है वैसे वैसे मार्केटिंग के लिए अलग अलग चीजें आती रहती है। नहीं हो सकता है अगले 5 साल में कुछ और भी चीज इस तरीके से आ जाए। तो पूरी दुनिया में भी है, हिंदुस्तान में भी है। ओके सर, थैंक यू। हेलो जी सर। सर उधर फार्म तो मेरा गाइयां ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ तक अपड़ गई जी जो ਤੁਹਾਡੇ वक्त मैं समझ रहा हूँ कि आपका प्रश्न ये है कि हमारे पास बफलो में कितने लीटर तक का बुल है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, ये लगभग 5,500 किलो 5,500 किलो पूरे लैक्टेशन तक का बुल सर हमारे पास है अभी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर एक जानकारी और लेनी कि जो ਇੱਥੇ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬੁੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ पूरी समझ नहीं लगती, उस वास्ते कोई जानकारी दे सकते हो? जी, ये बात सही है आपकी कि जो डेटा ये इतना सारा दिखाया गया, ये जो पूरी दुनिया में जिस तरह से डेटा दिखाया जाता है उसी तरीके से ये दिखाया गया, और उसी तरह से एक्चुअली इसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसके भी जैसे मैंने बताया उसके स्टैंडर्ड हैं, उसके अलग तरह से स्टैंडर्ड हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप इसमें टाइप करें या मेल करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक सर, मेल सर। नमस्कार सर, बताइए सर। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। सर गुड आफ्टरनून सर, आई एम डॉक्टर मुकुंद पातुन फ्रॉम महाराष्ट्र। सर बताइए सर। सर ऐसे कहा जाता है कि मोर द लैक्टेशन लेंथ मोर द मिल्क यील्ड, जी है ना? लेकिन ऐसे कोई नस्ल में ऐसे हो सकता है कि कोई जो एनिमल्स हो कि उनके डेटा अगर लिया नियर अबाउट 400-500 एनिमल्स में जी पर्टिकुलर ब्रीड का, तो ऐसे कुछ एनिमल हो सकते हैं कि जिनका लैक्टेशन लेंथ कम है लेकिन उसमें ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता ही है। देखिए अगर तो ऐसा है, एचएफ में आप देखेंगे आपको कई गाय ऐसी मिलेंगी जो 400 दिन तक दूध देती है। हाँ, लेकिन वो जो 400 दिन तक दूध देती हैं उसमें बाद के जो 100 दिन हैं उसमें दूध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, या हम उसको इस तरीके से कहें कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और ऐसे पशु में 400 दिन तक दूध क्यों ले रहा है किसान? वो इसलिए भी ले रहा है कि किसी वजह से वो इसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाया। अगर वो इस गाय को प्रेग्नेंट कर पाता तो निश्चित रूप से ये लैक्टेशन 400 दिन का होता ही नहीं। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या ऐसे पशु हैं जिनमें कम दिन में भी बहुत दूध आता है, ये बिल्कुल बात सही है, ऐसे पशु निश्चित रूप से हैं। सर क्योंकि मैं पूरे प्रोग्राम में आपको बताया, ये आज की तारीख में देखिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी हम ये कहते हैं कि साहब ब्राजील इंडिया से गिर ले गया और उसने बहुत प्रगति करी, बहुत बढ़िया गिर उसके पास है, और इंडिया में इतनी अच्छी अब गिर नहीं है जो भी स्थिति है। तो ये कैसे हो गया? ये चमत्कार ऐसा नहीं है, ये सब सिलेक्शन है। सिलेक्शन ऐसे सर कि वो जो भी गाय यहाँ से ले गए उसमें उन्होंने छटनी करी, यानी कि 100 गाय थी, 100 में सबसे बढ़िया 10 गाय छाटी और उन्हीं को लगातार ब्रीड मिलते गए। तो जब भी सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है तो फिर इंप्रूवमेंट
होता है। सर जो MP KV राहुरी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, वहाँ पे जो एक ब्रीड है पुले त्रिवेणी जी, उसका डेटा एक थोड़ा कलेक्ट करके नियर अबाउट 1600 लैक्टेशंस, नियर अबाउट 410 गायों का वो कलेक्ट किया जी, जिनका लैक्टेशन लेंथ 270 डेज है उनका मिल्क यील्ड ज्यादा है, लेकिन जिनका 310 320 जो है तो लैक्टेशन लेंथ उनका मिल्क यील्ड कम है ऑन एन एवरेज, ऐसा जी। मुझे डेटा मिला था। जी, नहीं वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और देखिए ये क्या है कि अब ये फूले त्रिवेणी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रीड हो गई है। हाँ, वर्चुअली तो ये अलग अलग नस्लों को मिला के बनाई गई, लेकिन ये अभी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रीड है। तो इस ब्रीड प्योरिटी में, यानी कि अगर बिल्कुल फिक्स्ड उसी जेनेटिक प्रोपोजिशन के एनिमल में लगातार देखा जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये डेटा बिल्कुल कंसिस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच Sir, we have got a couple of other questions. जी, How can we get to know the bull and its pedigree, and how to locate or find the ones that is good for my region? ओके। तो सर देखिए इसमें 2-3 विद्याएं हैं। एक तो ये है कि जितने भी बुल हैं और उनकी जो पेडिग्री है वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसा मैंने बताया कि बुल के बहुत सारा डेटा उसकी पेडिग्री शीट में दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए वो सारा डेटा नहीं पढ़ना है तो फिर आपके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप IDI वैल्यू देखें। जिसकी IDI वैल्यू ज्यादा है वो भारत के लिए सबसे बेहतर है। मैं ये मानता हूं कि भारत में ज्यादा जो हमको दिक्कत है वो ऐसे सभी इलाकों में है जहां ज्यादा गर्मी है, ज्यादा नमी है, और इसी के लिए IDI सबसे बेहतर काम करता है। तो अगर आप उस इलाके से हैं जहां ज्यादा गर्मी है, ज्यादा नमी है, तो आप ऐसा बुल हमेशा छांटें जिसकी IDI वैल्यू ज्यादा है। Thank you, Dr. Sir. Next question. You are proposing to start in vitro sex fertilization on commercial basis. And related to the same question, could you please give some details like costing, minimum number of animals to be fertilized, and the availability of service for IVF? IVF का सर जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो इस तरीके से है कि उसमें आपके पास रिसिपिएंट होने चाहिए, पशु होने चाहिए। अगर डोनर है तो भी बहुत अच्छी बात है, और कम से कम 10 प्रेगनेंसी, ये जो मॉडल है कम से कम 10 प्रेगनेंसी पे है। अभी जो ABS का तरीका है करने का वो ये कि वो आपके फार्म पर सेक्स्ड एम्ब्रियो से, यानी कि ऐसे एम्ब्रियो जिसमें 90% तक फीमेल मादा पशु ही पैदा होगा, सेक्स्ड एम्ब्रियो के माध्यम से ही IVF किया जाएगा या उसको इम्प्लांट किया जाएगा। और कम से कम 10 प्रेगनेंसी उसके लिए होनी चाहिए। 10 प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि लगभग ये मान के चलिए कि 25 से 30 ट्रांसफर जब आपके यहाँ होंगे तब लगभग 10 प्रेगनेंसी आएंगी। और इसकी जो कीमत है सेक्स्ड प्रेगनेंसी के, ये जो है करीब ये मान के चल लीजिए कि 30,000 रुपए के आसपास, 30,000 पर प्रेगनेंसी। सर कितना हुआ? 30 बोला? 30। Thank you, sir. Next question is, do we have or do you progeny tested bulls and buffaloes? नो सर, वी डोंट हैव एनी प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स एट बफलोज एट द मोमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम जीनोमिक इवैल्यूएशन पे बफलो में काम कर रहे हैं। उसके लिए भी जो डेटा है और बहुत सारे पशु का डेटा उसमें चाहिए होता है। निश्चित रूप से कई साल अभी हमको हो गए हैं और मुझे लगता है कि कुछ एक साल और होंगे जब वो डेटा हम एकत्र कर पाएंगे और उसको कन्वर्ट कर पाएंगे जीनोमिक इवैल्यूएशन। लेकिन बफलो पे निश्चित रूप से काम होना। सर एक क्वेश्चन था कि हमारे जो बफलो बुल है, ABS के जो बफलो बुल है सर, वो अदर कंपनीज के जो भी SHG वगैरह हैं सर जो है उनसे कैसे डिफरेंट है और क्यों वो बेटर परफॉर्म करेंगे? जी, तो उसका उत्तर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमने जो 2 ट्रेड्स पे बहुत ज्यादा काम किया वो इसीलिए कि हमने जो बुल चयन किए वो इस आधार पर चयन किए हैं। एक तो ये होता है कि मैं बुल चयन करूं माँ के दूध के आधार पर, केवल मैंने एक क्राइटेरिया लिया कि माँ का दूध जो जिसका जितना ज्यादा है वो बुल उतना अच्छा होगा, ये एक तरीका है उसको करने का। लेकिन जो हमने चयन किया उसमें 2 चीजें विशेष रूप से ली हैं कि उसकी माँ का दुग्ध काल कितना है, लैक्टेशन पीरियड कितना है, और वो कम से कम 270 दिन हो, पहली चीज। और दूसरी चीज लेट डाउन की परेशानी
कम से कम हो, यानी कि वो दूध छोड़ने में दिक्कत ना करे। तो ये दो सबसे बड़े ट्रेट हैं जो कि बफलो ब्रीडिंग में पशुपालक को परेशान करते रहे हैं। तो ये दो चीजें उसको सबसे अलग बनाती हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये बताएं कि गिर के मॉडल में जो गणपति की बछिया है उसका फर्दर ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट के लिए अब क्या आपसे मिलेगा, जैसे इन ब्रीडिंग से बच जाए हम लोग? जी सर, उसके लिए सर अभी प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए सीमन इंपोर्ट का भी प्रयास चल रहा है, एम्ब्रियो इंपोर्ट का भी प्रयास चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसी वर्ष अभी कुछ आने वाले महीनों में हम कुछ और दूसरी जेनेटिक्स ला पाएंगे जिससे कि वो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा फील्ड से भी हमने कुछ बछड़े छाटे हुए हैं जो अभी रियरिंग में है, यानी कि जो अभी सीमन प्रोडक्शन की एज में नहीं पहुंचे लेकिन जो अभी विकसित हो रहे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उसका चयन भी ऐसे ही किया गया है कि जेनेटिक्स में आपको इनब्रीडिंग का सामना ना करना पड़े, यानी कि उनके पेरेंट्स माता पिता अलग अलग हो। थैंक यू सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आज का वेबिनार जेनेटिक्स पे है, तो जैसे हमारे घर पे जो ऑन एन एवरेज जो 10 से 12 लीटर मिल्किंग की जो गाय हैं उन पे अगर हम अच्छे बुल्स का सीमन चढ़ाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, या फिर हमें 20 से 25 लीटर तक की गाय खरीद के फिर उस पे जो है ब्रीडिंग का काम करना चाहिए, वो बेहतर होगा? तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा उस पर जरा एक बार बताएं सर। देखिए सर, उसमें सबसे बेहतर तो मेरे ख्याल से ये है, मैं दो तरीके से उसको जवाब दूंगा आपको। एक तो ये कि जो आपके पास स्वयं की बछिया है या गाय है उसको आप बेहतर से बेहतर सीमन हमेशा लगाएं उसकी नस्ल के हिसाब से। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास जो गाय है वो एचएफ जैसी है तो उसमें एचएफ का सीमन लगाएं, बढ़िया। अगर आपको लगता है कि वो जर्सी के ज्यादा करीब है तो उसमें जर्सी का सीमन सबसे बढ़िया लगाएं। अब निश्चित रूप से उस गाय में कोई भी सुधार नहीं हो सकता, जो बछिया पैदा होगी उसी में सुधार हो सकता है और निश्चित रूप से वो ज्यादा दूध देने वाली होगी। दूसरा, अगर आप बाहर से खरीदना चाहते हैं तो उसमें मैं ये कहता हूं कि अगर आप गाय खरीदेंगे तो उसमें परेशानी यही है कि उस गाय के माँ बाप कौन थे उसका डेटा नहीं मिलता, और फिर हम वही स्थिति में आ जाएंगे जेनेटिक्स में जहां हमारे पास रिकॉर्ड का अभाव है और डेटा का अभाव है। इससे बेहतर ये होगा कि आप हीफर खरीदिए, बछिया जो कि अभी प्रेग्नेंट नहीं है। जी सर, ऐसी बछिया खरीदे 8-10 महीने की जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको खिलाइए पिलाइए बढ़िया, और उसको आप बढ़िया सीमन से प्रेग्नेंट कराइए। तो जो बच्चा पैदा होगा आपको बिल्कुल पता होगा कि इसके गुण कैसे आएंगे, तो आप फिर समझिए 2 जनरेशन तक उसका लाभ ले पाएंगे। तो सर जैसे मानिए अगर हम अपने जो हमारे घर पे जो गाय है 12 लीटर की, वो एचएफ है, जो है प्योर एचएफ में है लेकिन दूध कम है उसका जी, तो उसमें अगर स्ट्राइकर का हम सीमन लगाते हैं जिसका 12,500 के आसपास जो है डैमिल्ड है आपके डेटा में जी, तो ऑन एन एवरेज उसका 42 से 43 लीटर जो स्ट्राइकर का एवरेज आता है कि जो उसकी बच्चियां हैं जो डॉटर्स हैं वो इस रेंज में जाएंगे जी। तो जैसे 10 लीटर वाली गाय पे अगर लगाते हैं तो अगर ऐसा कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, जैसे 40 + 10 डिवाइड बाई 2, तो हाँ, इट मींस कि जो बच्चियां आएंगी उनका ऑन एन एवरेज मिल्क जो है 25 लीटर आएगा। यही तरीका है सर, मिल्क एक एडिटिव ट्रेट है, और अगर ब्रीड समान है, नस्ल समान है, तो उसको गणना करने का तरीका ये बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल तरीका सही है, इसी हिसाब से उसका मिल्क प्रोडक्शन जज कर सकते हैं। अगर जो बच्चा है सर उसको मार के चला गया तो फिर ऐसे कुछ भी चांसेस हैं उसमें? क्या कह रहे हैं सर? जो बच्चा हमने जो सीमन चढ़ाया अगर उसका जो है गुड़ ज्यादातर गुड़ माँ से मिल गया जो 10 लीटर वाली गाय है, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो मैंने आपको यही बताया कि जैसे अभी आपने स्ट्राइकर की तुलना की बात कही, तो ये बात जरूर है कि वो खाली दूध पे ही काम नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजों पे काम करेगा जी। वो उसके अडर पे भी काम करेगा, वो सोमेटिक सेल स्कोर पे भी काम करेगा, वो प्रोडक्टिव लाइफ पे भी काम करेगा, तो बहुत सारी चीजों पे काम करता है। तो इन टोटलिटी ये होगा कि बहुत सारे गुणों में सुधार होगा। मींस जो डोमिनेशन होगा वो बुल का ज्यादा होगा गाय की तुलना में? बराबर होगा, बराबर होगा। पहली बात देखिए, इसमें 2 चीजें सोचने की हैं। हम ये कहते हैं कि डोमिनेशन बुल का ज्यादा होगा या गाय का होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि गाय का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। गाय फिजिकली अभी देखने से हमको लगती है कि वो प्योर एचएफ है। मान लीजिए उसका जीनोमिक टेस्ट कराएंगे या डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि बहुत अलग अलग तरह का ब्लड है। हो सकता है उसमें जर्सी का भी ब्लड हो, साहिवाल का भी हो, सिंधी का भी हो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अड़चन डालती हैं,
लेकिन मैं कहूं कि इसकी अड़चन बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो मतलब अगर जैसे 12,500 जो डैमेज हम पढ़ते हैं साइट पे एबीएस की 40, तो 40 की जगह एटलीस्ट 25 कंसीडर कर सकते हैं कि जो बच्ची आएगी वो इतना तो कम से कम देगी। हाँ, उसकी कैपेबिलिटी 25 की होगी। अब 25 लीटर दूध निकालने के लिए सही मैनेजमेंट, सही फीडिंग चाहिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। Thank you, Dr. Sab. Two more questions. How PKC is different than other conventional semens? What is the percentage of more conception rate? What is the difference in conception rate when we use PKC? जी, तो प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन, ये हमारा एक सीमन की वैरायटी है, पीकेसी या प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन। तो ये पीकेसी सीमन इस तरह का सीमन है कि ये समझिए कि जैसा मैंने बताया हर एक बुल में अलग अलग ट्रेट है, किसी में दूध की क्षमता ज्यादा है, किसी में फैट की क्षमता ज्यादा है, किसी किसी बुल में फर्टाइल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी दूसरी गाय को प्रेग्नेंट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और निश्चित रूप से ये सब बुलों की अलग अलग क्षमता है। तो पीकेसी में वो बुल हैं जिनकी प्रेग्नेंट करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, यानी कि एचएफ में अगर 1 या 2 बुल पीकेसी हैं तो वो समझिए कि एचएफ में उन 2 बुल की प्रेग्नेंट करने की क्षमता सबसे बेहतरीन है और बुलों की तुलना में। तो पशुपालकों के यहाँ जो प्रॉब्लम एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो रिपीटर हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है प्रेग्नेंट करने में, उसमें पीकेसी का उपयोग हमेशा फायदेमंद रहेगा। Thank you, Dr. Sab. What is the right time to AA in HF cows when it comes to heat in summer, particularly when she is repeating? HF cows, summer, repeater. हाँ, ये तीनों ही चीजें बहुत बहुत मुश्किल आपने पूछी। प्रश्न ये है कि एचएफ गाय में गर्मी के मौसम में कृत्रिम गर्भाधान करने का सही समय क्या है। तो इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये निश्चित होना चाहिए हर एक पशुपालक को कि गाय कितने समय तक हीट में रहती है। गाय हो सकता है 48 घंटे तक रहे, 72 घंटे तक रहे। मान लीजिए कोई गाय 72 घंटे तक गर्मी में रहती है तो उसमें कृत्रिम गर्भाधान करने का सबसे आइडियल समय जो है वो आखिर के 6 घंटे का ही होता है। 72 घंटे मतलब लगभग 3 दिन हो गए। इसका मतलब यह है कि पहले और दूसरे दिन अगर कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो उसका नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे प्रेग्नेंट नहीं होगी गाय। प्रेग्नेंट होगी तीसरे दिन करने वाले कृत्रिम गर्भाधान से ही, जो कि बिल्कुल आखिर में किया गया है। दूसरा, गर्मी में निश्चित रूप से ये देखने की बात है कि पशु हाफ तो नहीं रहा। अगर पशु हाफ रहा है तो कैसे भी करके कोई भी सीमन लगा के उसको प्रेग्नेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में जहां तक संभव हो सुबह, जबकि पशु हाफ ना रहा हो, उसमें पैंटिंग ना हो रही हो, तब कृत्रिम गर्भाधान करने की कोशिश करें। हेलो जी सर, मैं ना उधर मैक्सिमम तो ए ही करा रहे हैं, पर मैं ना बुल रखा है, मेरे को 70-80 ਗਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਗਾਈਆਂ ਰਿਪੀਟਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੁੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे, कोई उस फॉल्ट पे क्या कोई नुक्स लगा? सर, 2 चीजें हैं। बुल रखने का ये एक नुकसान भी होता है कि बुल के माध्यम से सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वो सबसे ज्यादा बुल के माध्यम से फैलती हैं। ओके सर, ठीक। एक तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये भी होता है कि बुल जो भी लोग रखते हैं और मान लो वो रखना ही चाहते हैं, तो बुल के लिए ये भी एक कायदा है कि आप जहां तक संभव हो एक नस्ल के बाद बुल को बदल दें। ठीक है जी। फिर आप और रिपीट ब्रीड क्या रखते पे हैं, ब्रूसीलो से भी चेक कराई हुई सब कुछ, बहुत ख्याल रखते। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए ये आप देखेंगे, आप तो पंजाब के हैं, हरियाणा में आप देखोगे बफलो में, भैंस में तो बहुत ज्यादा होता है। गांव वाले आपस में ही बुल बदलते हैं हर साल। बिल्कुल सही गल है। उसका एक वैज्ञानिक वो है। हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए हमने किसी गाय में एक बार गाभिन कराई एक बुल से और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो दोबारा फिर उससे उसी बुल का उपयोग ना करें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद बुल बदल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई थिंक वी कैन फिनिश नाउ। एंड सबको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद
नेक्स्ट वीक सेम मीटिंग इंग्लिश में होगा नेक्स्ट फ्राइडे। अगर आपको फिर से एक बार इसको इंग्लिश में सुनना है तो डेफिनेटली आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड इन केस आपका और कोई क्वेश्चंस है प्लीज आप ईमेल कीजिए, वी वुड बी रेस्पॉन्डिंग दैट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। जरूर जरूर जरूर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Dr. Gupta, this was a very informative session for me. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. हरी अनंत हरी। हो गया, स्टिकर रिमूव सब।